नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान जीके ट्रिक्स एग्जाम ग्रुप पर वनपाल और वन रक्षक के मॉडल पेपर फर्स्ट में राजस्थान जीके और विज्ञान का पेपर का अध्ययन करेंगे। जो इस पेपर का मैंने प्रारूप तैयार किया है वो आने वाले वनपाल और वन रक्षक मॉडल वन रक्षक के पेपर के लिए बहुत ही खास होगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको वनपाल और वन रक्षक के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज अपनी तैयारी को रख लीजिए और राजस्थान जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, वो है साइंस का। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। जो सूची एक में दिए गए ऑप्शन हैं वो इस प्रकार से है: स्टेथोस्कोप, स्पिगमोमेनोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर। और सूची दो में पहला ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, दूसरा है सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, तीसरा है हृदय की गति या ध्वनि सुनने के लिए, चौथा है रक्तचाप मापने के लिए। तो इनके जो ऑप्शन हैं वो किस प्रकार से होंगे वो हमें बताना है। तो पहला है स्टेथोस्कोप है, वो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। और स्पिगोमीटर है वो रक्तचाप मापने के लिए होता है। क्रेटियोमीटर है वो सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए होता है। और लक्स मीटर है वो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 4 2 1। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है। तो साथ में इनकी व्याख्या भी दी गई है। स्टेथोस्कोप है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्पिगमोमेनोमीटर है रक्तचाप मापने के लिए, कैलोरीमीटर है सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, लक्स मीटर है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को आगे से बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 33 डिग्री सेल्सियस या 93 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो इसमें 33 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। जो इस प्रकार से है। तो अगर आपको ये पसंद पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब है अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है। जो एक तराशा हुआ हीरा होता है वो चमकीला क्यों दिखाई देता है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो आपको इसका सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आप इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जो ऑप्शन नंबर 3 है। हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है। हीरे का अपवर्तनांक है वो उच्च होता है जब कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर से गुजरती है तो बाहर निकलने से पहले अनेक बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी कारण हीरा अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। यह इसकी व्याख्या है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है। अब है अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित है वो बताना है। तो हीलियम है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है बेरिलियम। इनमें से किसमें न्यूट्रॉन है वो अनुपस्थित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ही न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा है। तो अब है अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, अच्छा सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का गलना, दूध स्पंदन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो जो आपको 3 पुट दिए गए हैं उनमें से सही कौन सा है उसको चुनकर उसका आंसर देना है। तो आप जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए और बताइए। तो इसका पहला आंसर है वो है, इसका सही आंसर होगा दूध का स्खलन। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का गलना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, ये सारे भौतिक, ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो दूध का स्पंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अतः इसका सही आंसर होगा केवल 3, दूध स्कंदन। अब है अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, सैल्मोनेला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो है। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अब है अगला प्रश्न, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। तो पादप के कौन से अंग है वो कायिक अंगों में शामिल होते हैं और कौन से नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको कमेंट करना है। तो पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है बीज, चौथा है पत्तियां। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है। इसका सही आंसर होगा बीज। बीज है वो कायिक अंगों में नहीं काउंट होगा। तो कायिक अंग कौन से होते हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां है, ये पौधे के कायिक अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पेप्सिन का सुमेलित किया गया है कार्बोहाइड्रेट से, कैरोटीन का सुमेलित किया गया है विटामिन से, केरेटिन प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इनका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा और इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा वो है आपको कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पेप्सिन। पेप्सिन है वो एक एंजाइम होता है जो अमाशय में निर्मित होता है। पेप्सिन प्रोटीन को अपेक्षाकृत छोटे पॉलीपेप्टाइड्स द्वारा अमीनो अम्ल में तोड़कर उसका पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी जो थायरोक्सिन हार्मोन स्राव होता है उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वो कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला ऑप्शन है TSH, दूसरा ऑप्शन है FSH, तीसरा है LTH, चौथा है SCTH। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा वो आप जल्दी से कमेंट में लिखिए। तो इसका पहला ऑप्शन होगा वो है TSH, जो सही आंसर है। थायरोक्सिन हार्मोन एक एमिनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन के स्राव को थायरोट्रोपिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ये ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अब है अगला क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। पहला ऑप्शन आयरन, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, तीसरा है जिंक, चौथा है कोबाल्ट। तो इसमें से सही आपको ऑप्शन बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जो विटामिन B12 की एक घटक धातु होती है। तो इसका सही ऑप्शन है कोबाल्ट, जो ऑप्शन नंबर 4 है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन है। इसका स्रोत मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध इत्यादि है। वो कोबाल्ट के रूप में विटामिन B12 की एक घटक धातु है। अब है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। अब है वो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न है वो इस प्रकार से है और इनके बारे में आपके जो भी राय है वो कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और
प्यारे प्यारे कमेंट भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन शिलालेख शिलालेख के बारे में सही है? पहला है, यह 1233 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलहन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों को इसमें उल्लेख है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है, यह क्या होगा, यह 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, यह सही है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। इसकी शिल्पी देलन थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा 2 नंबर, जो 1, 2 और 3 सही है, और इसका चौथा जो कूट है वो गलत है। अब है अगला क्वेश्चन, जो इस प्रकार से है, स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? अब स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई थी, तो उनमें से किस नगर में उन्होंने वेधशाला नहीं बनाई थी, यह बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट कीजिए। तो पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है मथुरा, तीसरा है आगरा, चौथा है बनारस। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, वो इसका ऑप्शन क्या होगा वो बताइए। तो इसका आंसर होगा आगरा। आगरा में उन्होंने कोई वेधशाला नहीं बनाई थी, तो इसका सही आंसर होगा आगरा। 1718 से 1734 के मध्य स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं स्थापित की थी। कितनी 5 वेधशालाएं स्थापित की? जो पहली वेधशाला थी, ये दिल्ली वेधशाला थी, और ये सबसे प्राचीन वेधशाला है। ये दूसरी थी जयपुर वेधशाला, ये सबसे बड़ी वेधशाला है। जो जयपुर वाली वेधशाला है जंतर मंतर, वो सबसे बड़ी वेधशाला है। इस यंत्र की ऊंचाई 90 फीट है, वह लंबाई 147 फीट है। इस वेधशाला को जंतर मंतर भी कहा जाता है। आपने जंतर मंतर को देखा भी होगा। इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यहाँ ऊंचाई नापने के लिए राम यंत्र लगा है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी सम्राट घड़ी भी लगी है। मथुरा वेधशाला ये नष्ट हो चुकी है। जो मथुरा वेधशाला थी वो नष्ट हो चुकी है। ये है उज्जैन वेधशाला। और 5वां नंबर पर है बनारस या वाराणसी में जो वेधशाला है वो है। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। जो आजकल जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो इसी प्रकार से है, और जो अध्ययन बोर्ड द्वारा इसी प्रकार के प्रश्नों पर बहुत काफी प्रश्न बना रहा है। तो खानवा का युद्ध है वो पहला है खानवा का युद्ध, दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, तीसरा है सारंगपुर का युद्ध, चौथा है दिवेर का युद्ध। इन युद्धों का सही कालक्रम बताना है। जो ये चारों युद्ध है, इन युद्धों का कालक्रम के आधार पर इन्हें सही बिठाना है, वो है कौन से होंगे। तो खानवा का युद्ध है वो हुआ था कब? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ये हुआ था 1527 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1556 में। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1433 में। और दिवेर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1582 में। तो इसका सही क्रम होगा 3, 1, 2 व 4। इसका सही क्रम क्या होगा, 3, 1, 2 व 4। अब है अगला क्वेश्चन। सॉरी, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? ऐसा कौन कौन सा राजपूत राजा था जिसने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के महाराजा मानसिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, रेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आमेर के महाराजा मानसिंह। मानसिंह ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की रचना की थी। तो जगन्नाथ है, उसने मानसिंह कृति मुक्तावली की रचना की थी। अब है अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे थे। अब बीकानेर के राय सिंह उन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, तो वे कौन से थे, इनके बारे में प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है हुमायूं और अकबर, दूसरा है अकबर और जहांगीर, तीसरा है जहांगीर और शाहजहां, चौथा है शाहजहां और औरंगजेब। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है, और इसका ऑप्शन आपको कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा अकबर और जहांगीर है वो अकबर की राय
बीकानेर की रायसी में दो मूल बादशाहों की सेवा की थी, वो है अकबर और जहांगीर। अकबर ने राय सिंह को राय उपाधि व चार हजार मुनसबदार दी थी। अब है अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे तो पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय श्रीपति, लाला हरदयाल तथा माहौत खां, खुशाल सिंह तथा राम सिंह, लाला जयदयाल जयदयाल तथा मेहराब खां। तो जो कोटा राज्य में जो विद्रोह था उसमें जो सेनानी थे उन्होंने उसका नेतृत्व किसने किया था उसके बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा लाला जयदयाल एवं मेहराब खां। इसका ऑप्शन होगा चौथा। कोटा में छावनी नहीं थी, यह जनता ने विद्रोह किया था। जन विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल व मेहराब खां ने किया था। जयदयाल कामा भरतपुर व मेहराब खां कोल्हे का था। अन्य विद्रोही नेता मोहम्मद खां, अंबर खां, गुल मोहम्मद थे। अब है अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। सूची एक में है आंदोलन घटनाएं, सूची दो में है आंदोलन वर्ष। बिजोलिया आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ था? सीकर आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ था? दावड़ा आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ था? और चंद्रावड़ की घटना है वो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। बिजोलिया है वो 1897, सीकर है वो 1922, दावड़ा है वो 1947, चंद्रावल है वो 1945। तो इसका सही आंसर है वो है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 2। अब है अगला क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? वो महिला कौन थी जिसके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था? तो ऑप्शन है दुर्गा देवी शर्मा, रमा देवी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर है किशोरी देवी, जो ऑप्शन नंबर 3 है। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में किशोरी देवी पत्नी श्री हरिलाल के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया। अन्य महिलाओं में दुर्गा देवी, फुला देवी, रमा देवी, उमा देवी थी। अब है अगला प्रश्न। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी एवं किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो ऑप्शन है पहला अजमेर, दूसरा दिल्ली, तीसरा वर्धा, चौथा सिरोही। इनमें से राजस्थान सेवा संघ का निर्माण है वो पथिक रामनारायण चौधरी एवं किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा वो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा वर्धा, जो इस प्रकार है। यूजीसी प्रतीक ने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर प्रमुख कार्यकर्ता थे। अब है अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है वह है पंडित झाबरमल शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित झाबरमल शर्मा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है सूची एक का सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक में संस्था का नाम है, सूची दो में स्थापित वर्ष, किस वर्ष में स्थापना हुई थी ये बताना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वो 1919 में। देश विदेशी सभा की स्थापना हुई थी 1877 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1927 में। चैम्बर ऑफ परिषद की स्थापना हुई थी 1945 में। तो इसका सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1। अब है अगला प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। सिरोंज सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया। आबू एवं भीलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। तो सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए और आप ऑप्शन को कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा
वो क्या हुआ? अजमेर में मेवाड़ क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये सही है। फिर दूसरा है सिवांश का विलय राजस्थान में किया गया, ये गलत है, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। आबू एवं जलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये सही है। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, वो तो राजस्थान में था ही, तो सम्मिलित क्या करना है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 1 एवं 3। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 व 3 है वो सही है। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेवाड़ा सहित शेष सिरोही आबू भीलवाड़ा को राजस्थान संघ में मिला दिया गया। इसी दिन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को कोटा में मिलाया गया, वह झालावाड़ का सिवान क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। अब है अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। तो सूची 1 में मंदिर दिए गए हैं, सूची 2 में जिले दिए गए हैं। तो सूची 1 में जो मंदिर दिए गए हैं उनके ऑप्शन बताना है। तो कामेश्वर महादेव है वो कौन से जिले में है? शीतलेश्वर महादेव, ये शीतलेश्वर जो मंदिर है वो कौन सी जिले में है? पीपला माता का मंदिर कौन सी जिले में है? नीलकंठ का मंदिर कौन सी जिले में है? तो कामेश्वर महादेव है वो पाली में है। कामेश्वर महादेव पाली में। शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव है वो झालावाड़ में। पीपला माता है जोधपुर में। नीलकंठ है अलवर में। तो इसका सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो है, कौन सा मंदिर खुजराहों के समान काम क्रीड़ाओं की चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? अब राजस्थान का खजुराहो है वो कौन सा मंदिर कहलाता है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है देवाड़ा का मंदिर, दूसरा है किराड़ू मंदिर, चौथा तीसरा है घंट देवरा मंदिर, चौथा है रणछोड़ राय मंदिर। तो इसका सही आंसर है वो आप कमेंट कीजिए और बताइए। तो सही आंसर है वो है किराड़ू मंदिर। यह भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ 5 मंदिर है जिसमें 4 भगवान शिव की तथा एक भगवान विष्णु का है। ये मूल निर्माण शैली नागर है। ये मंदिर परमार और सोलंकी शैली का मिश्रण है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी व 12वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। अब है अगला प्रश्न, संतू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है? संतू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है? वह है फत्ता जी का। यह संतू जालौर की देवता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान था। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर फत्ता जी शहीद हुए थे। अब है अगला प्रश्न, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान वाजे के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। ऑप्शन ए टोंक में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी लावा सरदारगढ़ में, ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो आपको सही आंसर कमेंट में करना है। मुबारक महल है वो कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में। वो मुबारक महल जयपुर में स्थित है। यह महल सिटी प्लेस में है जो हिंदू, मुस्लिम व ईसाई शैली में बना हुआ है। जयपुर का सबसे नया महल है। इसका निर्माण माधुश्री द्वितीय ने मेहमानों के लिए करवाया था, जिस जो 1900 ईस्वी में करवाया था। अब है अगला क्वेश्चन, बीकानेर में मथेरा समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरना विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरना जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय है। निम्न उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो ये 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कथन सत्य कौन सा है ये बताना है। तो आप इसका ऑप्शन है वो कमेंट कीजिए।
बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, वो सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथुराना समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। मथुराना विशेषकर शासकों की व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है। मथुराना जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ये चारों ही ऑप्शन है वो सही है। इसका सही आंसर है वो 4 होगा, जो ऑप्शन 4 है। अब है अगला क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली का है? तो चित्रकला की किस शैली को तो जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो डॉक्टर फैयाज अली का है। ऑप्शन ए है 1 नंबर जयपुर, ऑप्शन 2 अलवर, ऑप्शन 3 किशनगढ़ शैली, ऑप्शन 4 बूंदी। तो आपको सही आंसर बताना है इसका कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। वो है किशनगढ़ शैली है, उसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तानसेन का समय 1699 से 1764 ईस्वी। इस चित्रशैली का जन्म शैली का स्वर्णकाल काल था। इस चित्रशैली में श्वेत और गुलाबी रंग, मोर, भंवरा, बतख, हंस, जलमुर्गी, केला, गाय, खंडनुमा आंखें, कमल का फूल व ऋतुओं का चित्रण हुआ है। तो इस शैली की ये सारी विशेषताएं हैं। अब है अगला क्वेश्चन, बकरी वस्त्र क्या है? बकरी वस्त्र क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो आपके ऑप्शन का उत्तर है वो कमेंट कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है वो बख्तरी है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव दास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दारूपंथ, रामदासी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, जिसनाथी संप्रदाय। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है दादूपंथ, रामदासी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, जिसनाथी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर होगा दादूपंथ। अब दादूपंथ किस वंश तीर्थ है वो कहाँ पे स्थित है? कल्याणपुर जयपुर में, नारायणा जयपुर में, पुराना जयपुर, सांबर जयपुर, आमेर जयपुर। ये दादूपंथ के वंश तीर्थ है जो जयपुर में स्थित है और ये दादूपंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं का राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो पहला ऑप्शन है राजसिको, दूसरा ऑप्शन है वनस्थली, तीसरा ऑप्शन है राजस्थली, चौथा है पुस्तकला। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजसिको है पहला ऑप्शन, वनस्थली दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन राजस्थली, चौथा है पुस्तकला। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थली। राजस्थली है वो हस्तशिल्प वस्तुओं का राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा ब्रांड से विपणन करता है। राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान है वो राजसिको है, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को जयपुर में की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर है। राजसिको का मुख्यालय जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। अगला प्रश्न है, वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाव हेतु गाया जाने वाला गीत है तोरण, पीढ़ी, कामण, काजलिया। तो वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताइए। ऑप्शन है 1 तोरण, 2 पीढ़ी, 3 कामण, 4 काजलियो। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कामण। यह गीत बारात बारात आगमन पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाता है, जो कामन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जामोटिया पात्र लोकसभा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है।
पातर जामटिया एवं खटखड़िया सम्मिलित है। ऑप्शन ए गौरी नृत्य से, ऑप्शन बी हिल्लास ख्याल से, ऑप्शन सी कुचमणी ख्याल से, ऑप्शन डी गैर नृत्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर आप कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताइए। ऑप्शन एक है गौरी नृत्य से, ऑप्शन दो है हेला ख्याल से, ऑप्शन तीन है कुचामणी ख्याल से, ऑप्शन चार है गैर नृत्य से। तो इसका सही आंसर है वो है गौरी नृत्य से। इसमें शिव का रूप मानने वाला पूरिया कराता है। इसमें 5 पात्र बूढ़िया, राय, जमटिया, खटखड़िया, बोपा होते हैं। जो सभी पुरुष पात्र होते हैं। जमटिया लोक भाषा में कविता बोलता है तथा खटखड़िया उसे दोहराता है। खटखड़िया जोकर का काम भी करता है। यहाँ पे कुटखड़िया नहीं है, यह है खटखड़िया। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृ, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मारवाड़ के जो साधु संत है उनके द्वारा जो गोपीचंद भर्तृ है, निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं, तो उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका बारे में बताना है। तो उसका ऑप्शन कौन से होंगे? पहला ऑप्शन है अलगोजा, दूसरा है सारंगी, तीसरा है तंदूरा, चौथा है खड़ताल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा वो आपको कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है सारंगी। इसमें 23 तार होते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा बजाई जाती है। इसे कामाच्या का राजा कहते हैं। गुजरातन सारंगी, लाबू सारंगी, धानी सारंगी, सिंधी सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी आदि सारंगी के मुख्य प्रकार है। तो इसका सही आंसर है सारंगी। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है। अब है अगला प्रश्न, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन करते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला है हाड़ौती पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रष्ट द्वारा सीमांकित है। दूसरा है पश्चिम रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तीसरा है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त 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 मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चौथा है अरावली वर्तमान अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। इसमें से सही कथन कौन सा है वो बताना है। तो अब आपको इसका जवाब है वो कमेंट करना है। तो इसका जवाब होगा क्या वो बताइए। तो हड़ौती पठार पश्चिमी उत्तर में मुख्य सीमा भ्रष्ट द्वारा सीमांकित होता है। यह ऑप्शन इसका गलत है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू स्तूप मुक्त प्रदेश है। यह सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह भी सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3 और 4, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। ये इसका सही उत्तर है। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है। इसे हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी सीमाएं मध्य प्रदेश से मिली हुई है। अब है अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन 2 है 2/3 भाग, ऑप्शन है 3/5 भाग, ऑप्शन है 4 2/5 भाग। तो इसका सही आंसर आपको बताना है वो कौन सा है। 1/3 भाग है वो आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 स्तंभों का आरक्षण दिया गया है। वर्तमान में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1/3। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? वो ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है भोपालगढ़, ऑप्शन 2 है दूरसागर, ऑप्शन 3 है भोपाल सागर, ऑप्शन 4 है मानगढ़। इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। और जो राजस्थान के
कृषि से संबंधित कारखाने हैं, उनको आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसका आइकन में आपको लिंक मिल जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम निजी क्षेत्र में 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में दीन दयाल शुगर मिल की स्थापना की गई थी। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है, भोपाल सागर। तो राजस्थान का चीनी का प्रथम कारखाना है वो भोपाल सागर में स्थापित हुआ था और निजी क्षेत्र का था। अगला प्रश्न है, भरतपुर जिले के डीग एवं कामा तहसीलों में किस नहर से सिंचाई होती है? तो भरतपुर जिले के जो डीग है एवं कामा तहसील है, उनमें किस नहर से सिंचाई होती है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुड़गांव नहर, दूसरा है इंदिरा गांधी नहर, तीसरा है गंग नहर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर है तो भरतपुर नहर का गुड़गांव नहर का दूसरा नाम है भरतपुर नहर। ये नहर हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और गुड़गांव नहर पोखला के निकट यमुना नदी से निकलती है। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर, जो गुड़गांव नहर या भरतपुर नहर के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा खंड सत्य है? सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की प्रथम मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। तीसरा है, सबसे पहला आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही काउस जी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। प्रयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा वो बताना है आपको। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है वो है 4, उपयुक्त सभी। सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन है सुमित्रा सिंह, दूसरा है कुशाल सिंह, ऑप्शन 3 है सूर्यकांता व्यास, चौथा है कमला झील। तो इसका सही आंसर है वो है सुमित्रा सिंह। वो राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये 12वीं विधानसभा का समय था जो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। और कुशाल सिंह है वो प्रथम महिला मुख्य सचिव रही है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में 12वीं विधानसभा का समय 6 दिसंबर 2003 से 10 दिसंबर 2008 तक रहा। इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला था। अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर काला संगमरमर बहुतायत में पाया जाता है? राजस्थान में किस स्थान पर है वो काला संगमरमर पाया जाता है? इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन है 1 मकराना, ऑप्शन 2 कांकरोली, ऑप्शन 3 है देसलाना, ऑप्शन है 4 नारनौल। तो इसका सही जवाब आप कमेंट में लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर 3 होगा देसलाना, है वो काला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है जो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित किसको करना है? खनिज संस्थानों का जिले से सम्मिलित करना है या सुमेलित करना है। तो पहला ऑप्शन है वो जो पहला कोट है, शीर्षा एवं जस्ता, लिग्नाइट एवं कोयला, अभ्रक, जिप्सम। तो शीर्षा एवं जस्ता है वो कहाँ पे मिलता है? उदयपुर में। लिग्नाइट एवं कोयला है वो मिलता है बीकानेर में। अभ्रक मिलती है भीलवाड़ा में। जिप्सम है वो नागौर में। तो इसका सही आंसर होगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर, नागौर जिले में डेगाना भाकरी निम्नलिखित उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो नागौर जिले का डेगाना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है वो बताना है। ऑप्शन 1 है चूने पत्थर के लिए, ऑप्शन 2 है संगमरमर के लिए, ऑप्शन 3 है टंगस्टन के लिए, ऑप्शन 4 है अभ्रक के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा
वो बताना है। नागौर जिले में डेगाना भाकरी जो स्थान है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? उसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन के लिए डेगाना भाकरी है वो विश्व प्रसिद्ध है। और डेगाना भाकरी से तो राजस्थान का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का प्रमुख टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। डेगाना स्थित ये टंगस्टन खनिज परियोजना भारत की सबसे बड़ी खनिज परियोजना है। तो अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर अब। राजस्थानी पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा वर्ष पंचायतों का 3 वर्ष का कार्यकाल, नियमित चुनाव, महिलाओं के लिए 1/4 स्थान आरक्षित, राष्ट्रपति द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। तो इसका जो प्रमुख लक्षण है वो कौन सा है ये बताना है। तो राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का प्रमुख लक्षण है वह है ऑप्शन नंबर 2 नियमित चुनाव। पंचायती राज अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर नियमित और नियत तिथि पर चुनाव आयोजित किए जाएंगे और यह कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है कोट जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? संस्था और प्रोत्तक। संस्था का नाम दिया गया है और प्रोत्तक है वो जो आपस में सम्मिलित है और कौन सा नहीं है ये बताना है। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का ऑप्शन सही है या नहीं? स्टूडेंट सोशल सर्विस लीग NM जोशी। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रवर्तक है जी के गोखले। या सही है गलत ये बताना है। सोशल सर्विस लीग के NM जोशी सही है या गलत है। सेवा समिति HN कुंजरू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो आपको सही ऑप्शन बताना है वो कौन सा है। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है वो है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं। ऑप्शन 1 बागरा, ऑप्शन 2 सीमाता, ऑप्शन 3 दजिया, ऑप्शन 4 शुष्क खेती। इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है बागरा। जो 1 नंबर ऑप्शन है वो है ये कृषि राजस्थान में वालरा, असम में झुमिंग एवं मध्य प्रदेश में कुमारी कहते हैं। भीलों द्वारा की गई झुमिंग कृषि दजिया व चीमाता तथा शहरियों द्वारा की गई झुमिंग खेती वालरा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 हरियाणा, ऑप्शन 4 पंजाब। तो राजस्थान की किस राज्य के साथ सबसे अंतर्राज्यीय छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर है वो है पंजाब, जो 89 किलोमीटर के साथ सबसे अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। राजस्थान पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर तथा गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो पंजाब है वो सबसे छोटी सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की, और मध्य प्रदेश है वो सबसे बड़ी बनाता है 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा। अगला प्रश्न है वो है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में लिखना है। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा संसद के सदनों को संदेश भेजना। ये इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान
लघुकरण, परिहार, विराम, परिविलंब की शक्ति प्राप्त है, वह ये दंड के संदर्भ में है। तो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन 3, संशब्द के शब्दों को संदेश भेजना। अगला प्रश्न है वो है बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। अब जो बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 टोंक, ऑप्शन 4 सवाईमाधोपुर। तो इसका सही आंसर है वो है भीलवाड़ा। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और सॉरी, इसका ऑप्शन सही होगा 1 नंबर भीलवाड़ा। अब है अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इनमें से कौन सी झील है वो एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन है फतेह सागर झील 1 नंबर, 2 नंबर है नक्की झील, 3 नंबर है स्वरूप सागर झील, 4 नंबर है अना सागर झील। तो इनका सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है वो कौन सा है, तो वो बताइए। तो इसका सही आंसर है फतेह सागर झील है, वो एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है, वह है फतेह सागर झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। राजस्थान की 5 झीलें अना सागर झील, पुष्कर सरोवर, पिछोला झील, उदयपुर, फतेह सागर झील, उदयपुर सॉरी, इसका सही आंसर होगा स्वरूप सागर झील। इसका सही आंसर होगा स्वरूप सागर झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। राजस्थान की 5 झीलों आना सागर झील, अजमेर, पुष्कर सरोवर अजमेर, पिछोला झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर व नक्की झील सिरोही, इस प्रकार इस कार्यक्रम में सम्मिलित झीलें हैं। अब है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। पहला है विधान परिषद एवं राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा है विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा है राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो इसका सही वोट कौन सा होगा वो चयन करना है। तो ऑप्शन 1 में है केवल 3, ऑप्शन 2 में है 2 एवं 3, ऑप्शन 3 में है 3 एवं 4, ऑप्शन 4 में है केवल 4। इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। इसका सही आंसर है राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, केवल 4। हार पार प्रजाति कहाँ पाई जाती है। अब राजस्थान में हार पार प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है ये बताना है। और ये किसकी नस्ल है ये भी बतानी है आपको। हार हार पारकर प्रजाति वह राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य विधानसभा का एक वर्ष में कम से कम कितनी बार अधिवेशन होना अनिवार्य है। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 है और 4, ऑप्शन 3 में 5, ऑप्शन 4 में 7। तो जो राजस्थान विधानसभा है उसका एक वर्ष में कम से कम कितनी बार अधिवेशन होना अनिवार्य है, इसका आंसर देना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 2 अधिवेशन होना जरूरी है एक वर्ष में कम से कम। तो इसका सही आंसर होगा 1। विधानसभा का एक वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है, लेकिन उसमें 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष के समान कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। अब राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसका कारण नहीं है ये बताना है। अतिचार, वनोन्मूलन, शहरीकरण, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, इसका कारण नहीं है ये बताना है। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है वो है 3,
शहरीकरण है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। यहाँ पर अन्य तीनों कारण है वो मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा प्रभावी है। अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मायाबजार सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, तंबई परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो बताना है। जो आपस में सही मिलान नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर परियोजना। वो है राजस्थान पंजाब हरियाणा राज्य की सम्मिलित परियोजना है और ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है जिसकी कुल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।